गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पंडित राम जी लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसय संयोजी यौगिकों में लिगेंड से संबंधित बात की थी और उसमें आप लोगों को ये बताया था कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। संयोजकता के आधार पर हमने देखा था लिगेंड जनरली 6 प्रकार के, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती और षष्ठदंती लिगेंड आपको पढ़ाए थे। उसके बाद में एक हमने आवेश के आधार पर आपको लिगेंड के विषय में बताया कि आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के, और उसी वीडियो में हमने आप लोगों को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साथ उपसय संयोजन संख्या पर बात की थी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि कोई उपसय संयोजी यौगिक यदि है तो उपसय संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कैसे हम किसी उपसय संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक एग्जांपल लिया। आज बच्चों में सीखना है ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या। बच्चों, यदि केंद्रीय धातु परमाणु पर आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, किनमें? उपसय संयोजी यौगिकों में। उपसय संयोजी यौगिकों में। उपसय संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? जैसे बच्चों, एक हमने ये लिया कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है हमारा ये। अब इसमें सपोज केंद्रीय धातु परमाणु पर हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्रीय धातु परमाणु इसमें कौन सी है बच्चों? इसमें केंद्रीय धातु परमाणु हमारी है Fe। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? इस पर हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें जितने भी आइटम हैं उनको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए अलग करते हैं। K कितने हैं? 4, तो हमने कर दिया बच्चों 4K प्लस Fe प्लस 6Cn इज इक्वल टू, इस पर बच्चों कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। यदि इस पर कोई चार्ज होता तो यहां पर वही लिख देते। सपोज इस पर प्लस का 2 चार्ज होता तो यहां पर लिख देते +2, साइन के साथ में रखते हैं। इस पर बच्चों जो चार्ज लगा होता है वो जो उसमें जिस साइन के साथ में हो वही साइन यहाँ पर रखना होता है। सपोज यहाँ +2 लगा है तो यहाँ +2 रखना है, यहाँ -2 लगा है, यहाँ -2 रखना है, यहाँ कुछ नहीं लगा है, देखिए इस संकुल में कुछ नहीं लगा, तो तब आपको कितना रखना है? 0 रखना है। अब बच्चों इसके बाद में आपको क्या करना है? 4 की पोजीशन पर 4 रहेगा, की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप में हमारे एलिमेंट कौन से हैं? लीना की रब से फरियाद, आप सभी जानते होंगे। लीना की रब से फरियाद। बच्चों इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 1। और इसी के बाद में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। बच्चों इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? 2 होती है। तो यहां पर पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बच्चों? 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस Fe की तो आपको फाइंड करनी है, तो Fe की पोजीशन पर Fe रहेगा +6। अच्छा Cn,
बच्चों याद होगा आपको, हमने लिगेंड बताए थे। लिगेंड आवेशों के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो उसमें हमने Cn पर एक माइनस चार्ज लगवाया था। तो किसी भी तत्व अथवा मूलक पर उपस्थित जो भी आवेशों की संख्या होती है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। तो Cn पर एक माइनस चार्ज होता है, इसीलिए Cn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बच्चों? -1। तो यहां पर -1 रखो इज इक्वल टू 0। 4 का जब मल्टीप्लाई बेटा, ये 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस Fe, और 6 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -6 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसी क्रम में आप देख लीजिए, जब +4 से -6 आपका लेस हो जाएगा तो Fe -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों Fe इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 2। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल से आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखा पाए हैं। इसके अलावा यदि एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसके अलावा हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया CONH3 का होल 6 ये लिया और बाहर Cl3। बच्चों इसमें अगर हमें CO की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो काम क्या करना है? पहले इसको आप इसमें सारे समूहों को, परमाणुओं को अलग अलग कीजिए। तो अलग कर दीजिए। तो ये लिखा हमने CO प्लस NH3 कितने हैं? 6। तो 6NH3 प्लस 3Cl। बच्चों इस पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 0। CO की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो CO ऐसे रख दो प्लस 6। NH3 बच्चों एक उदासीन लिगेंड होता है, और जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 रख दीजिए। प्लस 3 इंटू Cl की होती है -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगी CO इज इक्वल टू 3। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी? CO इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड की आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब बच्चों इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है EAN रूल। इसी क्रम में, इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों आता है EAN रूल। तो आज हम लोगों को पढ़ना है EAN रूल। इसको कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसको बच्चों कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यही आपका बना EAN। तो बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है? जैसे बच्चों कोई भी संकुल लिखते हैं तो जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लो यही की बात कर ले रहे हैं K4FeCN का होल 6। तो जैसे ये आपके सामने कंपाउंड लिखा है, अब इस कंपाउंड में Fe का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो Fe इस संकुल में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों को लेकर कौन सा त्रि विन्यास प्राप्त करता है, वही इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। बच्चों इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है? प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? जिस धातु, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक प्लस
केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु क्या करती है, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक प्लस इसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल का अगर हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। बच्चों तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी है हमारी, Fe, इसका परमाणु क्रमांक आप सभी जानते होंगे 26 होता है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक प्लस इसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप जानते हो कि ये लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके साथ में कौन सा लिगेंड जुड़ा है, Cn, और Cn कैसा लिगेंड होता है बच्चों, ये Cn जो होता है हमारा एक दंती लिगेंड होता है। Cn कैसा लिगेंड होता है, एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड किन लिगेंडों को कहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। तो अगर बच्चों इसके साथ में एक Cn होता तो वो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देता, तो जवाब है 2। तो कै Cn है बच्चों यहाँ पर 6, तो एक Cn जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 Cn कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12 माइनस। अब बच्चों त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन, अब त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको इस पूरे संकुल में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देनी। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वही त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हमने अभी पिछले इसी वीडियो में आपको पीछे हमने आपको ये बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाई थी, कितनी निकलवाई थी, 2। तो जितनी ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाई थी उतने ही त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिए। अब बच्चों ये माइनस का 2 है, 26 से घटा दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, 24। और बच्चों ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया बच्चों, 36। और 36 विन्यास 36 परमाणु क्रमांक किसका होता है बच्चों, Kr का। यानी इसमें Fe किसका परमाणु क्रमांक अचीव किए हुए है, तो जवाब है Kr का। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों स्क्रीनशॉट के बाद में अगर हम लोग एक और कंपाउंड लें उसका परमाणु क्रमांक निकाल कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बच्चों हमने लिया CONH3 का होल 6 और Cl3। अब जैसे बच्चों इसमें हमें कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो EAN इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है बच्चों, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। तो कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप सभी जानते होंगे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 प्लस। अब एक NH3 कैसा लिगेंड है, NH3 कैसा लिगेंड है, तो जो हमने लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ाया था उसमें देख लीजिए। NH3 एक उदासीन लिगेंड है और एक दंती लिगेंड। एक दंती का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो यहाँ पर NH3 है कितने, 6। तो 6 × 2 ये हो गया क्या बच्चों, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन माइनस। अब क्या करना है, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। इस पूरे में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी आपकी कितनी, 3। तो उसको इससे घटा देना है। तो अब बेटा ये 27 में जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 24। और ये कितना हो जाएगा, 12। तो इसका भी प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना आ गया बच्चों, इसका भी आ गया 36।
ये भी KR को फॉलो कर रहा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संकुल में धातु का क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। अब प्रभावी परमाणु क्रमांक के बाद में बच्चों हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज सीखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंडों का यानी उपसय संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम, IUPAC नामकरण। तो चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं IUPAC नामकरण। बच्चों अगर हम बात करें यूपी बोर्ड एग्जाम की, तो यूपी बोर्ड जो एग्जाम कराता है उसमें जो रसायन विज्ञान का आपका पेपर होता है, उस रसायन विज्ञान के पेपर में कम से कम 4 कंपाउंड दिए जाते हैं जिनके IUPAC नाम आपको लिखने होते हैं। 4 कंपाउंडों के IUPAC नाम आपको लिखने होते हैं। तो बच्चों IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड है उसका IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसका नियम क्या है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग सामान्य यौगिकों का नाम तो लिखते ही होंगे, जानते हो किस प्रकार से सामान्य यौगिकों का नाम लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात कर लें NaCl, NaCl एक सामान्य सा लवण है। अब इसमें इस बात पे चर्चा होगी कि पहले Na और बाद में Cl क्यों लिखा गया, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया कि Cl पहले लिख दिया जाता है Na बाद में लिख दिया जाता। अच्छा चलिए ये तो सूत्र हो गए। अगर नाम की बात की करें तो नाम भी पहले हम लोग किसका लिखते हैं, सोडियम का, फिर लिखते हैं किसका, क्लोराइड का। पहले क्या लिखते हैं, सोडियम, फिर क्लोराइड लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों एक मतलब ये मान लीजिए एक नियम है, इस नियम में ये बताया गया है कि भाई पहले आप हमेशा धन आवेशित आयन अथवा धनावेशित मूलक को लिखोगे, उसके पश्चात ऋणावेशित आयन को। तो सबसे पहले धनावेशित आयन पढ़ा जाएगा, उसके बाद में ऋणावेशित आयन। जैसे नाम में भी देख लीजिए ये सोडियम Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो सबसे पहले धनावेशित पढ़ा गया, फिर क्या पढ़ा गया, ऋणावेशित। तो अगर हम एक सामान्य लवण की बात करें, एकदम साधारण सा लवण की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है कि पहले धनावेशित आयन पढ़ा जाता है, उसके बाद में ऋणावेशित आयन पढ़ा जाता है। ठीक यही प्रॉपर्टी बच्चों उपसय संयोजी यौगिकों में भी यही प्रॉपर्टी है कि इसमें भी क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, पहले धन आवेशित आयन का नाम पढ़ा जाता है, उसके बाद में ऋण आवेशित का नाम पढ़ा जाता है। बच्चों अधिकतर ज्यादातर जितने भी उपसय संयोजी कंपाउंड होते हैं इनमें धन आवेशित को लेफ्ट साइड और ऋण आवेशित को राइट साइड लिखा जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे अभी देखिए बेटा, हमने K4FeCN6 की बात की थी, इसकी बात की थी। तो बच्चों इसमें लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, बच्चों लेफ्ट साइड में इसमें आपको K4 दिख रहा है। ये जो मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में जो होगा वो धनावेशित आयन होगा और राइट साइड में जो होता है वो ऋणावेशित आयन है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा धनावेशित, राइट साइड में हमेशा ऋणावेशित। तो धनावेशित को हमें कहीं खोजना नहीं है, इसी में मिल जाएगा। जो लेफ्ट साइड में है समझ जाइए कि ये क्या है, धनावेशित है, और जो राइट साइड में है वो क्या है, ऋणावेशित। और सबसे पहले नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, धन आवेशित पार्ट को पहले पढ़ना होता है, उसके बाद में ऋणावेशित पार्ट को। तो इसमें धनावेशित पार्ट में क्या आपको मिल रहा है, पोटेशियम। तो पोटेशियम को पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम। पोटेशियम बच्चों हमने पोटेशियम लिखा। आप इस नाम को हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में ये होता है कि थोड़ा सा नियम ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चों को कभी कभी गलती कर जाते हैं, इतना दिमाग नहीं रहता है। पेपर के समय बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में इतना ज़्यादा बोझ होता है, एक तो समय का सबसे ज़्यादा बोझ होता है बच्चों के ऊपर कि हमें समय से पेपर को सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए।
प्लस उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो दिमाग को डिस्टर्ब भी करते हैं, तो उस समय दिमाग हमारा थोड़ा सा पजल्ड होता है। इसलिए हम लोग हिंदी में अगर नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें नियम कम है। जबकि इंग्लिश में अगर हम नाम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई भी मिस्टेक कर दी तो नाम गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा इंटरमीडिएट के बच्चों से यही कहना है कि आप लोग हिंदी में नाम लिखिए तो उसमें नियम आपको कम अप्लाई करने पड़ेंगे, और अगर इंग्लिश में लिखोगे तो उसमें ज़्यादा नाम अप्लाई करने पड़ेंगे, ज़्यादा नियम अप्लाई करने पड़ेंगे। और तब आपका, अभी तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझा रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हो, आपके समझ में आ जाएगा, आप करने भी लगोगे। लेकिन पेपर के समय अगर एक आध भी नियम निकल गया दिमाग से तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, हमें हिंदी में लिखते हैं। तो पोटेशियम, सबसे पहले आपने धनावेशित भाग को पढ़ लिया। अब बारी आई किसकी, ऋणावेशित भाग की। तो धनावेशित भाग को हमने ऐसे लिख दिया। अब ऋणावेशित भाग में देखिए, ऋणावेशित भाग में क्या है, ऋणावेशित भाग में ये पूरा संकुल है, इसको पढ़ना है। तो संकुल को पढ़ने के लिए आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा कि कैसे पढ़ते हैं। संकुल को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, सर्वप्रथम पढ़ते हैं लीगेंड को। तो लीगेंड हमारा है CN, और कितने हैं, तो 6 हैं। 6 को बच्चा हम लोग हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्सा। तो हमने लिखा हेक्सा। आपको ये तो पता ही होगा कि 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा। तो यहाँ पर 6 है, 6 को हमने हेक्सा पढ़ दिया। और CN को बच्चा हम लोग पढ़ते हैं साइनो। क्या पढ़ते हैं, साइनो। तो हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी पढ़ देते हैं, साइनो या साइनाइडो। देखिए 2004 के पहले इसको साइनो पढ़ाया था, 2004 के बाद में संशोधन हुआ है और साइनो की जगह साइनाइडो पढ़ा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइनो भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या साइनाइडो लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हेक्सा साइनो। और उसके बाद में अब देखिए बारी आई मेटल की। जब आप लीगेंड को पढ़ लो उसके बाद में बारी आती है मेटल की। अब मेटल का नाम पढ़ते समय कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी बच्चों। यदि संकुल पर, बच्चों ये संकुल पर कौन सा चार्ज हो, संकुल पर निगेटिव चार्ज हो, संकुल पर निगेटिव चार्ज हो, तो मेटल केंद्रीय धातु के नाम में ATE जोड़ना पड़ता है। और अगर संकुल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो मेटल का नाम उसके सामान्य नाम से पढ़ दिया जाता है। फिर से एक बार सुनो, यदि संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यदि संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल, तो आपको क्या करना है, मेटल के नाम में ATE जोड़ देना है। और अगर संकुल पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर मेटल को उसके सामान्य नाम से पढ़ा जाता है। तो बच्चों आपको पता है कि ये पॉजिटिव पार्ट है तो निश्चित रूप से संकुल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर इसके नाम में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ATE। तो इसको हम लोग फेरेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉरी साइनो के बाद में फेरेट, फेरेट। और इसके बाद में इस पूरे में धातु की ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगी उसी को आपको रोमन अंकों में लिख देना है। तो बच्चों इसके ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल चुके हैं सेकंड, और इसको कोष्ठ में बंद कर देना, ये इसका नाम हुआ। एक चीज याद रखना बच्चों कि जब हम संकुल का नाम पढ़ेंगे तो उसको एक साथ लिखेंगे, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। देखिए पोटेशियम और इसके बीच में हमने स्पेस छोड़ा है, परंतु इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा है, क्योंकि संकुल हमेशा आपको वन वर्ड में पढ़ना है। समझ में आई बात, एक शब्द में पढ़ना है, इसको आपको पृथक पृथक नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका IUPAC नामकरण करते हैं। बच्चों एक और देख ले रहे हैं, इसके अलावा एक चलिए और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं CONH3 का होल 6Cl3। आओ चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जो लेफ्ट साइड में है वो पॉजिटिव, राइट साइड वाला नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव वाले पार्ट को पढ़ना है, इस वाले पार्ट को पहले पढ़ना है। तो अब चूंकि संकुल पॉजिटिव है तो इसलिए संकुल को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो संकुल में सबसे पहले लिगेंड को पढ़ते हैं। लिगेंड हमारा क्या है, अमोनिया, अमोनिया नहीं एमीन बोलते हैं यहाँ पर। एमीन, एमीन है कितने, 6। तो सबसे पहले 6 को हम लोग लिखेंगे। चलिए हमने लिखा हेक्सा
हेक्सा लिखा। अब इसके बाद में अमोनिया को एमीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेक्सा एमीन। इसके बाद में बच्चों देखिए 6 को हेक्सा पढ़ दिया, NH3 को एमीन पढ़ दिया। अब बारी आई मेटल की। तो मेटल को आपको पढ़ते समय एक बात का ध्यान देना है कि संकुल पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इसके सामान्य नाम से पढ़ना है, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो फिर ATE जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इस पर नेगेटिव था तो संकुल पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसको इसके सामान्य नाम कोबाल्ट से हम लोग पढ़ देंगे, कोबाल्ट। और इसके बाद में जब मेटल का नाम पढ़ देते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसकी पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी बच्चों 3rd। और इसको पढ़ने के बाद में फिर बारी आई इसकी, तो इसको लिख देते हैं क्लोराइड। ये हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इसका नाम हो गया बच्चों। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो इसी क्रम में अगर अभी तक जो हमने देखे उनमें क्या था, धातु के साथ में केवल एक ही प्रकार का लिगेंड था। जब धातु के पास में केवल एक ही प्रकार का लिगेंड होगा, एक ही प्रकार का, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में NH3 है और NH3 भले ही 6 है, उससे क्या मतलब है तो केवल NH3। इसके ऊपर वाले में देखिए बच्चों CN 6 थे, लेकिन थे क्या, CN ही तो 6 थे। क्या होगा यदि लिगेंड अलग अलग टाइप के आ जाएं? जैसे मान लीजिए एक हम लिख रहे हैं CrH2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, Cl2 और Cl। जैसे मान लीजिए ये है, तो अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए क्या देखना है, कैसे पढ़ेंगे? पहले हम क्या करते हैं, पहले हम धन आवेशित पार्ट को पढ़ते हैं, फिर ऋण आवेशित पार्ट को। तो ये जो Cl है बच्चों आपका, ये वाला Cl जो है Cl, तो आप जानते हो कि Cl पर नेगेटिव रहेगा, इस पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस पूरे संकुल पर है, तो इसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग लिगेंडों को पढ़ते हैं। अब लिगेंड इसमें तीन प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, तो पहले कौन सा पढ़ा है? समस्या ये आ रही कि देखो एक तो ये भी लिगेंड है, एक ये लिगेंड, एक ये लिगेंड। अब पहले किसको पढ़ेंगे? तो बच्चों जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उनका नाम पढ़ने के लिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे जो हमारा अंग्रेजी की ABCD होती है तो उसमें A पहले आता है, तो A वाले लिगेंड पहले लिखे जाएंगे, फिर B वाले लिखे जाएंगे, फिर C वाले, फिर D वाले, फिर E वाले, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम पढ़ते हैं एक्वा। क्या पढ़ते हैं? एक्वा, AQUA, एक्वा। और इसको एमीन पढ़ते हैं, AMMINE, ये। और इसको क्लोरो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोरो। तो बच्चों अब देखिए इनमें और इसमें तो कंफर्म हो गया, क्योंकि इसकी स्पेलिंग A से स्टार्ट होती है, इसकी भी A से स्टार्ट होती, तो ये दोनों तो पहले पढ़े जाएंगे, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया कि ये वाला बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन अब इन दोनों में लड़ाई हो गई भाई, इसमें 3 में लड़ाई थी, तो ये C आ रहा है, तो C वाला तो बाद में पढ़ा जाएगा, पढ़ना किसको है? A वाले को। लेकिन अब इन दोनों में लड़ाई हो गई, क्योंकि इसमें भी ये है, इसमें भी है, तो अब इससे तो निपटारा होना नहीं है। जब पहले अक्षर से निपटारा ना हो तो उसके बाद वाला अक्षर देख लो। तो A के बाद में यहाँ पर क्या है? M, और यहाँ पर A के बाद में क्या है? Q। अब याद करो ABCD में पहले M आता है कि पहले Q आता है? तो क्या आता है? ABCD में पहले M आता है, इसलिए इस वाले को पीरियोडिटी मिलेगी और सबसे पहले यही पढ़ा जाएगा। तो चलिए इस वाले को देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए पढ़ते हैं, इस वाले को पहले पढ़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले 2 को पढ़ेंगे डाई, NH3 को पढ़ेंगे एमीन, डाई एमीन, और इसके बाद में बच्चों इसको पढ़ देंगे। तो डाई एमीन डाई एक्वा, डाई एमीन डाई एक्वा, और डाई
क्लोरो, क्लोरो लिखो या क्लोराइडो लिखो, डोंट माइंड, कुछ भी लिखो। तो डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोरो, और इसके बाद में चूंकि मेटल का नंबर आ गया, मेटल का नाम पढ़ते समय एक बात सोच लेनी है कि हमारे संकुल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि संकुल पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इसके सामान्य नाम से पढ़ेंगे, और नेगेटिव है तो फिर ATE जोड़ते हैं। तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसके बाद में इस पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 3rd, तो आगे लिख देंगे बच्चों 3rd, और इसके बाद में इसको लिख देंगे क्लोराइड। देखिए ये जब अंदर होता है तो लिगेंड का काम करता है, तो क्लोरो या क्लोरिडो पढ़ा जाता है, और जब बाहर होता है तो ये एज ए आयन का काम करता है, और फिर इसको क्लोराइड पढ़ते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यदि किसी संकुल में केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है तो आप उसका भी नामकरण कर पाओगे, और अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड दिए जाएं तो भी आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नामकरण करना है। इंटरमीडिएट स्तर पर 4 नाम लिखने के लिए आते हैं, और वो चारों नाम आपको लिखने होते हैं। तो कोशिश की है हमने थोड़ी सी आपको कि IUPAC नाम आपको समझा सकें। समझ में आए हो तो जरा इनको नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब हम लोग इसी क्रम में एक आध और नाम देख लेते हैं, और उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया PtCl4 और PtCl4 चलो ये ना लें, H2PtCl6 ये लिए ले रहे, जैसे ये। अब इसका बच्चों IUPAC नाम हम लोग कैसे पढ़ें, तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, वैसे तो इसका हम लोग पढ़ते हैं 6 को पढ़ेंगे, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल। चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है बच्चों, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल एसिड। ये हम लोग इसका सामान्य नाम, सामान्य रूप से हम लोग इस प्रकार से इसके उच्चारण करते हैं। चलिए IUPAC में देख लीजिए, तो IUPAC में हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चों, 6 को क्या पढ़ते हैं, हेक्सा, 6 को क्या पढ़ते हैं, हेक्सा। चलिए लिख देते हैं हेक्सा, इसके बाद में Cl को क्लोरो प्लेटिनेट, और 2 इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, और इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 4th लिखते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक दो और देख लीजिए। जैसे बच्चों हम लोग बात करें CrCN का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, जैसे मान लीजिए हमें इसका नाम पढ़ना है, तो इसका नाम बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसका नाम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें
संकुल के बाहर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हमें पढ़ना है। अब केवल और केवल इसी को पढ़ना है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले Cn को पढ़ेंगे कि पहले H2O को पढ़ेंगे? तो आप जानते हो कि H2O को एक्वा पढ़ते हैं, A से स्टार्ट होती है, Cn C से स्टार्ट होती है। तो पहले A वाला पढ़ो, कै है 3 है, तो 3 को क्या पढ़ेंगे? ट्राई, सॉरी यहाँ पर कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं लेना है आपको, ट्राई, इसको लिखते हैं एक्वा, ट्राई एक्वा, फिर ट्राई साइनो, ट्राई एक्वा, ट्राई साइनो। और चूंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है इसलिए इसको सामान्य नाम क्रोमियम। और इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जो इसकी है वही लिख देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसमें? आपको पता है कि न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज होता नहीं, इस पर -1 होता है, माइनस का 3 हो जाएगा +3। इस प्रकार से इसका भी नाम पढ़ लिया। अब बच्चों एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया FeCO का होल 5, इसका जैसे नाम पढ़ना। तो सबसे पहले लिगेंड को पढ़ेंगे। लिगेंड आपका है CO और हैं कितने? 5। तो 5 हैं तो 5 को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? 5 को पढ़ते हैं पेंटा। 5 को क्या पढ़ते हैं? पेंटा। CO को क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और Fe को क्या पढ़ते हैं बच्चों? Fe को पढ़ देंगे। वैसे तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो इसको हम फेरेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फेरेट पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं इसलिए इसको आयरन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 होगी तो आगे 0 लिखते हैं। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक हमने ये दिया आपको NiCO का होल 4, इसका हमने कहा IUPAC नाम पढ़ो। तो सबसे पहले आपको लिगेंड देखना है। लिगेंड आपका CO है, कितने हैं? 4। 4 को क्या पढ़ेंगे? टेट्रा, और इसको कार्बोनिल, कार्बोनिल। और Ni को चूंकि इस पर कोई चार्ज है नहीं इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? निकेल। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0, तो 0 लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को IUPAC नाम, इस वीडियो से IUPAC नाम को लिखने में कुछ मदद मिलेगी और समझ में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आया होगा। बाकी आप लोग अपनी बुक में देखिए और बुक से आप लोग IUPAC नाम करने का प्रयास कीजिए। और यदि उसमें से कोई आपको IUPAC नाम ना आ रहा हो तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, तो उसी हिसाब से फिर आपको वो वाला IUPAC नाम बताया जाएगा। होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो सारा दिन स्कूल, कोचिंग और मोबाइल में निकाल देते हैं, कभी घर में रखी हुई किताब को हाथ नहीं लगाते हैं। तो बच्चों किताब को हमें समय समय पर खोलना चाहिए, किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखना चाहिए कि किताब कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं लिखता है। किताब को जो बहुत ऊंचे विद्वान हो जाते हैं, PhD वगैरह कर लेते हैं, PhD करने के बाद में ही अथॉरिटी मिलती है कि कोई भी अपना बुक प्रकाशित कर सकता है। तो इतने बड़े बड़े लोग जब किताब लिखते हैं तो देखो, उनको खोल कर देखिए, उनमें भी 2 बत्ती अगरबत्ती लगा कर देखिए कि आखिरकार क्या उन्होंने लिखा है, किस प्रकार से अपनी बातों को समझाते हैं। हम लोग तो समझा ही रहे हैं, स्कूल में भी समझाते हैं, कोचिंग में भी समझाते हैं, मोबाइल में भी समझाते हैं, हर एक प्रकार समझाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को करना यह है कि किताबों को भी देखना है। तो किताबों में जो बड़े बड़े लोग लिखते हैं किताबें, ये किस प्रकार से लिखते हैं, किस लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, तो उसको भी हमें देखते रहना चाहिए। तो हमने आपको IUPAC नाम, कुछ IUPAC नाम से IUPAC पद्धति में किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ इससे समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, किताब में जितने भी IUPAC नाम दिए हों, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिए हों, उनके सबके IUPAC नाम करने हैं। और यदि IUPAC नाम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, उस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए, तो हम आपको उसका IUPAC नाम बनाकर बता देंगे और वीडियो में डाल देंगे। बच्चों IUPAC नाम के बाद में
अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है उपसय संयोजी यौगिकों के बंधन सिद्धांत। IUPAC नामकरण के बाद में अगर हम बात कर लें तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़नी है, उपसय संयोजी यौगिकों के बंधन सिद्धांत। तो अब हम लोगों को उपसय संयोजी यौगिकों में बंध सिद्धांत पढ़ने हैं। बंध सिद्धांत, तो बच्चों उपसय संयोजी यौगिकों में बंध सिद्धांत कितने हैं बच्चों, ये हैं 5। एक होता है वर्नर का सिद्धांत, एक होता है संयोजी बंध सिद्धांत, और एक होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, एक होता है आणविक कक्षक सिद्धांत, और एक होता है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। तो कितने हो गए बच्चों, 5। इसमें से एक एक सिद्धांत को हमें पढ़ना है बच्चों। हर वर्ष हर साल पेपर में एक सिद्धांत अवश्य आता है, फिर वो चाहे वर्नर का हो, चाहे संयोजी बंध सिद्धांत हो, और चाहे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। एक सिद्धांत आपका 100% आना है, और पेपर में 4 से 5 अंक का आता है, 4 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। तो अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो हमें सुविधा हो जाएगी पेपर में करने में। तो आपको यदि बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर गिफ्ट के तौर पर लेने हो तो हमारा ये वीडियो आप देखिए, और इसमें हम लोग वर्नर सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यही आपके 3 सिद्धांत सिलेबस में हैं। तो इन तीनों सिद्धांतों को हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्नर का सिद्धांत। किस पे बात करेंगे, वर्नर का सिद्धांत। बच्चों वर्नर का सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत। बच्चों अगर हम बात कर लें वर्नर सिद्धांत की तो सन 1892 1892 सन 1892 के पहले उपसय संयोजी यौगिकों के विषय में कोई कुछ नहीं जानता है। सन 1892 के पहले उपसय संयोजी यौगिकों के विषय में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। सन 1892 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की रिएक्शन कराई। अब बैठे थे वैज्ञानिकों के पास में, फुर्सत में कोई काम नहीं होता है। वैज्ञानिकों का काम यही होता है कि इस चीज को उस चीज में मिलाओ, और कोई नई चीज मिले तो बताओ, खोज कर लो। तो ये भी अपने लैब में बैठे थे, तो इन्होंने क्या किया, उस समय कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की इन्होंने आपस में रिएक्शन कराई। अच्छा 1892 के पहले उपसय संयोजी यौगिक के विषय में कोई जानता ही नहीं था। इस प्रकार के यौगिक किसी ने देखे ही नहीं थे, तो इनके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 1892 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की रिएक्शन कराई। अब जब इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड यानी COCl3 इस पर अमोनिया की रिएक्शन कराई, इस पर किसकी रिएक्शन कराई बच्चों, अमोनिया की रिएक्शन कराई। तो जब इन्होंने अमोनिया की रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने पर इन्होंने एकदम नए टाइप के कंपाउंड देखे, एकदम नए टाइप के। ऐसे कंपाउंड इन्होंने पहले नहीं देखे थे, एकदम नए टाइप के कंपाउंड। तो इन्होंने देखा अरे कोबाल्ट क्लोराइड पर तो हमने अमोनिया की रिएक्शन कराई और ये क्या बन गया, एकदम नए टाइप के कंपाउंड बन गए। वैसे कंपाउंड इन्होंने पहले कभी देखे नहीं थे। बन गया बच्चों COCl3 into 6NH3, COCl3 into 5NH3, बन गए COCl3 into 4NH3, और बन गया COCl3 into 3NH3। बच्चों वर्नर ने क्या किया था, इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की रिएक्शन कराई, और जब कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की रिएक्शन कराई तो एकदम इन्हें नए टाइप के कंपाउंड देखने को मिले, ऐसे कंपाउंड जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो इन्होंने देखा अरे यार ये क्या हो गया, ये तो एकदम नए टाइप के कंपाउंड बन गए। फिर इन्होंने सोचा कि लाओ आओ देखते हैं कि
इन कंपाउंडों में क्या है, इसके विषय में स्टडी की। अरे हम लोग जैसे कोई नई चीज देखते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस चीज के विषय में जानने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कोई भी आप जैसे सामान्य रूप से हो, जो चीज आपने कभी ना देखी हो, वो चीज एकदम से देख लो तो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि ये चीज है क्या, आओ पता करें। तो बस ऐसा ही हाल कुछ वर्नर का भी हुआ था। इन्होंने इसके पहले इस टाइप के कंपाउंड देखे नहीं थे, और जब इन्होंने इसकी रिएक्शन कराई तो एकदम नए टाइप के कंपाउंड देखे, तो इनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि यार ये क्या नई चीज बन गई, आओ इसके विषय में पढ़ा जाए। तो उन्होंने देखा, इसको समझा, और समझने के बाद में इन्होंने बताया, क्या बताया बच्चों, इन्होंने बताया कि ये जो कंपाउंड है हमारा, ये अगर हम इसको आयनित कराएं तो ये 4 आयन देता है, ये वाला 3 आयन देता है, और ये वाला 2 आयन देता है, और ये वाला 1 भी आयन नहीं देता है। ये बात किसने बताई? वर्नर ने। वर्नर ने कहा कि अगर कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की रिएक्शन कराई जाए तो एकदम नए टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। इन कंपाउंडों का नाम उन्होंने संकर यौगिक रखा। क्या रखा? संकर यौगिक रखा। और उन्होंने बताया कि अगर इस कंपाउंड को आप जल में डालोगे तो इसमें 4 आयन मिलेंगे, इसमें 3 आयन मिलेंगे, इसमें 2 आयन मिलेंगे, इसमें 1 भी आयन नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हुई कि इनने ये बताया कैसे? कैसे बताया कि इसमें 4 आयन मिलेंगे, इसमें 3 आयन मिलेंगे, इसमें 2 आयन मिलेंगे, इसमें 1 भी आयन नहीं मिलेगा। इनसे जब पूछा गया कि इसमें कैसे 4 आयन, कैसे 3 आयन, कैसे 2 आयन, कैसे 1 भी आयन नहीं, तो इन्होंने कहा कि ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब हमारी थ्योरी आप पढ़ोगे। तो अब हम लोगों को पहले वर्नर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब हमें ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो वर्नर ने कहा पहले ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी, पहले हमारी आप थ्योरी पढ़िए, उस थ्योरी को जब पढ़ लोगे, समझ लोगे, तब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में क्या बताया गया? वर्नर थ्योरी में बच्चों बताया गया, वर्नर ने क्या बताया? वर्नर ने कहा कि ये जो संकुल यौगिक हैं या ये जो उपसय संयोजी यौगिक बन रहे हैं, इस टाइप के कंपाउंड कौन सी मेटल बनाती हैं? तो इन्होंने कहा कि इस टाइप के कंपाउंड बनाती हैं हमारी डी ब्लॉक की मेटल। कौन सी बनाती हैं? डी ब्लॉक की मेटल। इन्होंने कहा कि उपसय संयोजी यौगिकों का निर्माण डी ब्लॉक की मेटल करती है। कौन सी मेटल करती हैं बच्चों? डी ब्लॉक की मेटल करती हैं। अगर उपसय संयोजी यौगिक बनाना है तो डी ब्लॉक की मेटल होनी चाहिए। अब ये इनके जमाने की बात बता रहे हैं, आज तो आप देखोगे कि उपसय संयोजी यौगिक एफ ब्लॉक की मेटल से, और यहाँ तक कि कुछ पी ब्लॉक की मेटल से भी बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने उस समय 1892, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो तब इन्होंने बताया कि उपसय संयोजी यौगिकों का निर्माण डी ब्लॉक की मेटल से होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इन्होंने कहा कि जो डी ब्लॉक की मेटल होती है ये 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। डी ब्लॉक की मेटल जो होती हैं वो कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती हैं? 2 प्रकार की। एक को इन्होंने कहा प्राथमिक, एक को क्या कहा इन्होंने? प्राथमिक, और एक को क्या कहा इन्होंने? द्वितीयक। क्या कहा इन्होंने? द्वितीयक। तो जो डी ब्लॉक की मेटल होती है ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। एक करती है बच्चों प्राथमिक, और दूसरी कौन सी करती है? द्वितीयक। अच्छा, इन्होंने बताया जो प्राथमिक संयोजकता होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है? इन्होंने बताया जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये ऋण आयन द्वारा सेटिस्फाइड होती है, ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संतुष्ट होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन से संतुष्ट होती है, द्वितीयक संयोजकता ऋण आयन से, इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होते हैं। प्राथमिक संयोजकता इन्होंने बताया अदैसिक होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? अदैसिक होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है बच्चों? दैसिक होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है अनआयनाइजेबल होती है, मतलब प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, आयनित, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होती है। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? आयनित होती है, द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है। प्राथमिक संयोजकता को बच्चों हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को किससे डिनोट करते हैं? डॉटेड लाइन से।
प्राइमरी जो वैलेंसी होती है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से यानी बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को गहरी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है बच्चों वर्नर थ्योरी। इस वीडियो में हम लोगों ने वर्नर थ्योरी पर डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद में वर्नर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट बताया है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।